Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7, thermochemistry. So what is thermochemistry? First of all, we are going to define this term. The branch of chemistry which deal with the study of heat changes during a chemical reaction is called thermochemistry. As we know that therm mean temperature और chemistry हमारे पास वो branch है science की जिसमें हम chemical reactions को study करते हैं. अगर हम एनर्जी चेंजेस या हीट चेंजेस को ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं तो जिस ब्रांच में हम ये स्टडी करेंगे उसे हम थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं. एनर्जी चेंजेस या हीट चेंजेस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास अगर हम हीट को कंपोनेंट ऑफ सिस्टम कंसिडर करें तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है या हीट रिलीज हो रही होती है. जैसे हम देखें तो जनरली जब हम किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं उसके कंपोनेंट्स के अंदर एक मॉलिक्यूल को हम उसके एटम में ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. सो इस दौरान सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. और अगर हम बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें, एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है. ओवरऑल एनर्जी चेंजेस की बात करें हम तो अगर हमारे पास हम सेम चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं और उसी से हम दोबारा रीफॉर्मेशन कर रहे हैं तो फॉर्मेशन के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी वही एनर्जी जो है हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज में यूज़ होती है. सो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो ओवरऑल हमारे पास सेम होगी किसी भी एक सब्सटेंस के लिए. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल दी गई है आपको. एक फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलके बन गया. यहाँ पे हमें इसे रेड से शो किया हुआ है. टू एटम्स हैं जिसके अंदर अगर हम इसके बॉन्ड ब्रेक करके इस मॉलिक्यूल को दोबारा से एटम में चेंज करना चाहते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, सिस्टम के अंदर एनर्जी इंटर होगी. और ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास ये एटम्स हैं और इन्हीं एटम्स को हम कंबाइन करके किस में चेंज करना चाह रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर, जब ये एटम कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी. इसी को अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें इन द केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो सब्सटेंस ली गई हैं. हाइड्रोजन इज H2 जिसमें दो हाइड्रोजन एटम आपस में अटैच हैं और ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O2. तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं इनको अगर हम कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस में चेंज करना चाहते हैं दैट इज़ वाटर तो इनके कम्बिनेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इनके आपस में जो बॉन्ड है उनको ब्रेक किया जाए. हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके बाद दोबारा ये रिकम्बाइन करेंगे और वाटर की फॉर्मेशन होगी. सो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ मौजूद है और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. सिस्टम में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट. और जब ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोबारा से रिकम्बाइन होंगे. सो दे विल फॉर्म द वाटर. वाटर के अंदर हमारे पास अब न्यू बॉन्ड बने हैं. जहाँ पे पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा था, अब अपना ऑक्सीजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रहा है और दूसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन से बना रहा है. नेक्स्ट हम बात करें हीट ऑफ रिएक्शन की तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने बात की कि या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. डिफरेंट सब्सटेंस जो होती हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है. हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टोटल एनर्जी जितनी भी रिएक्टेंट की है एट द एंड ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की एनर्जी भी सेम होगी क्योंकि हर सब्सटेंस की अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. तो कभी भी हमारे पास रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एनर्जी सेम नहीं होगी. और केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शन में ओवरऑल जितनी भी हीट इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन या एब्जॉर्ब हो रही होगी इसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम. किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल मौजूद हैं उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को अगर हम मेजर करते हैं सो दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर. टेम्परेचर जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम अगर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में किसी भी सिस्टम को तो वो एनर्जी उसके पार्टिकल के अंदर काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिस्प्ले होगी. और काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी वजह से जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की या जिस चीज़ को भी हम सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. और टेम्परेचर एक स्टेट फंक्शन है. स्टेट फंक्शन का मतलब ये है कि ये स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता. नेक्स्ट इज हीट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एंड द हीट?
हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट इज काज्ड बाय डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर की हमने बात की कि अगर हम किसी भी सिस्टम की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करते हैं तो इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। और हीट क्या है कि अगर दो बॉडीज़ हैं, हमारे पास टू ऑब्जेक्ट्स हैं और उनके दरमियान में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र जो होगा, जैसे अगर हमारे पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो हॉट से कोल्ड बॉडी की तरफ जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसे हम हीट कहेंगे। हीट को क्यू से डिनोट किया जाता है और हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू द मास एंड द टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम, डेल्टा टी। टेम्परेचर चेंज कितना आता है उस सिस्टम के अंदर, उसके प्रोपोर्शनल होती है। सो वी कैन से दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। एम इज द मास ऑफ द सिस्टम एंड डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। एस जो है यहाँ पे स्पेसिफिक हीट है सिस्टम की। और अगर हम हीट की बात करें तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, मीन ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, जिसको हमने अभी इक्वेशन में यूज़ किया कि हीट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम एस डेल्टा टी। सो व्हाट इज एस? एस क्या है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। अगर आपके पास 1 kg है किसी सब्सटेंस का, कोई भी चीज़ है उसका 1 kg है, उसका टेम्परेचर आप रेज करना चाहते हैं 1 केल्विन तक, तो जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड है, जितनी हीट वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, उस हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.184 किलो जॉल पर केल्विन। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एज वी आर यूजिंग द एनर्जी इन दिस चैप्टर, तो एनर्जी के भी यूनिट्स हैं कुछ, जिनमें से मोस्ट कॉमन यूनिट्स जो हैं वो जॉल और कैलोरी है। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी हमारे पास वो एनर्जी है कि अगर हम 1 ग्राम लेते हैं वाटर का, वाटर के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर का टेम्परेचर है 14.5, तो 14.5 से हम लेके जाना चाहते हैं 15.5 तक। तो इस दौरान जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे और जितनी एनर्जी वाटर एब्जॉर्ब करेगा कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाए, उस एनर्जी को हम कैलोरी कहते हैं। और मेनली 1 किलो कैलोरी जो है 1000 कैलोरी की इक्वल होती है, और 1 कैलोरी को अगर हम जॉल में चेंज करना चाहें सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जॉल्स। नेक्स्ट यूनिट इज BTU, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर थ्रू 1 फ़ारेनहाइट। अगर हम ग्राम की बजाय वाटर को 1 पाउंड में ले रहे हैं और उसकी जगह टेम्परेचर में हमने पहले डिग्री सेल्सियस में लिया था, अब हम फ़ारेनहाइट में ले रहे हैं, तो 1 पाउंड ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए, 1 फ़ारेनहाइट और इंक्रीज़ करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम BTU कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे यही है कि ऊपर हमने कैलोरी में वाटर का मास ग्राम में लिया है, यहाँ पे पाउंड में लिया है, और वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रहा है, जो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उस दौरान एनर्जी एब्जॉर्प्शन देखते हैं, वो है हमारे पास 14.5 से 15.5, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस रेज करें, और यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस की बजाय फ़ारेनहाइट में रेज़ करें। अगर हम 1 पाउंड जो वाटर है उसका टेम्परेचर 1 फ़ारेनहाइट रेज़ करना चाहते हैं मज़ीद, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे हम BTU से डिस्प्ले करते हैं, और 12,000 BTU होते हैं जो वो 1 टन के इक्वल होते हैं। सो द लास्ट यूनिट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज जॉल। जॉल क्या है? द एनर्जी एक्सपेंडेड when force of 1 Newton move the object in 1 meter in the direction of force। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर हम 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं और वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है फोर्स की डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में वो मूव करता है और 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स यहाँ पे हमारे पास यूज़ होगी उसे हम 1 जॉल कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू आएगी फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो फोर्स यहाँ पे हम ले रहे हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है मीटर में, तो ओवरऑल हमारे पास यूनिट क्या आएगा? जॉल किसके इक्वल आएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर।
और 1000 जॉल जो हैं वो 1 किलो जॉल की इक्वल होंगे। जॉल के अलावा हमारे पास ERGS अर्ज यूनिट भी एनर्जी के लिए यूज़ होता है, और 1 जॉल जो है उसके अंदर 10⁻⁷ अर्ज होते हैं। So next is joule and kinetic energy. What is the relationship between joule and kinetic energy? अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है 2 kg और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मौजूद होती है उसे हम 1 जॉल के इक्वल कहेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। यहाँ पे हमारे पास मैस है 2 kg, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, एंड स्पीड के लिए 1 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास देखें 2/2 कट जाएगा, और जो जॉल के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जॉल इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की, कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हीट रिलीज़ हो रही होती है। सो रिएक्शंस को ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ हीट हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और जिनमें हीट रिलीज हो रही है दे विल बी एक्सोथर्मिक। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रिएक्शंस दिए गए हैं, ए एंड बी रिएक्टेंट हैं और इनके फॉर्मेशन से प्रोडक्ट बन रही है जिसे हम सी कहते हैं। इन फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन ए एंड बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इस दौरान हीट भी यूज़ हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट रिएक्टेंट में मौजूद है, और हीट की यूजेज से या हीट की एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज़ सी। और सेकेंड वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ए एंड बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनके कम्बिनेशन से एक तो सी बन रहा है और साथ में हीट रिलीज़ हो रही है। सो जिन रिएक्शंस के अंदर हीट रिएक्टेंट में इन्वॉल्व होती है उन्हें हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिनमें हीट प्रोडक्ट में रिलीज़ हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो उसको हम पॉजिटिव साइन से शो करेंगे जितनी भी उसकी वैल्यू होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट में मौजूद है हीट तो इसको हम किससे शो करेंगे, और रिलीज़ हो रही है तो नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं। एक्सो मीन आउट एंड थर्म मीन हीट। वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट एवॉल्व होती है सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर, सराउंडिंग में हीट निकलती है बाहर की तरफ, सिस्टम से बाहर आती है हीट, उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है कंबस्टन ऑफ मीथेन। जब मीथेन बर्न करती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, तो इस दौरान बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। डेल्टा एच की यहाँ पे क्या वैल्यू है, -891 किलो जॉल पर मोल। इतनी हीट इस रिएक्शन के दौरान रिलीज होती है। सो ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं और वाटर की फॉर्मेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो इस दौरान भी हीट रिलीज होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, जितनी हीट रिलीज होती है -85.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन इंटरनल एंड थर्म मीन हीट। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम के अंदर हीट इंटर हो रही है सराउंडिंग से, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में कंबाइन होंगे, हमने हाइड्रोजन गैस लिया और आयोडीन लिया है एक वेसल के अंदर, एक फ्लास्क के अंदर, तो ये आपस में कंबाइन होंगे जब, तो इनके कम्बिनेशन से क्रिएट होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट की ज़रूरत है, और कितनी हीट चाहिए होगी इस रिएक्शन को, 25.9 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। वाटर को अगर डिकम्पोज किया जाए अपने ही कंपोनेंट के अंदर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इस रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, +285.8 किलो जूल पर मोल। सो यहाँ पे आपने देखा कि जितनी हीट वाटर की फॉर्मेशन में रिलीज होती है, इतनी ही हीट वाटर के ब्रेकेज के दौरान इनटू इट्स कंपोनेंट, वाटर के जो कंपोनेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इतनी हीट अगेन रिक्वायर्ड होती है। सो सेम अमाउंट ऑफ हीट इज यूज फॉर ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड।
नेक्स्ट हम बायोलॉजिकल एग्जाम्पल की बात करें तो नेचर में हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं इसकी, एक एंडोथर्मिक की और एक एक्सोथर्मिक की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो फोटोसिंथेसिस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इससे बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज एक हाई एनर्जी कंपाउंड है और इस दौरान क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन की भी बात कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्प्शन होगी तो इस वजह से हमारे पास हीट को पॉजिटिव साइन से शो किया गया है 2.80 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। ऑन दी अदर हैंड हम जब बात करते हैं रिस्पायरेशन की या मेटाबॉलिज्म की तो इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब मेटाबोलाइज किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी हीट रिलीज होती है -2.80 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेफिनेशन, तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एक तो हमारे पास जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं इनके अंदर हीट सिस्टम में इंटर होती है, तो हीट सिस्टम में इंटर होने की वजह से हमारे पास जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। जबकि हम एक्सोथर्मिक की बात करें तो एक्सोथर्मिक में सिस्टम से हीट सराउंडिंग में जा रही है तो वहाँ पे हमारे पास सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और इंथैल्पी की बात करें, टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर एंड प्रोडक्ट जो है, प्रेशर एंड वॉल्यूम की प्रोडक्ट जो है उसकी हम अगर बात करें तो इंथैल्पी जो है रिएक्टेंट की वो लोअर हो जाती है देन दैट ऑफ प्रोडक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर, जबकि इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हायर होती है देन द प्रोडक्ट इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, चेंज इन इंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होगा इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन और इंथैल्पी चेंज जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के अलावा एक्सो की बात की जाए तो वहाँ पे नेगेटिव होगा। और एनर्जी जो है वो सिस्टम को, अजमल यहाँ पे ये वाला ना कट करना। नेक्स्ट हम यूटिलिटी ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें, थर्मोकेमिस्ट्री को हम क्यों स्टडी करते हैं, तो थर्मोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है बेसिकली हमारे पास इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी आती है कि हम इससे बॉन्ड फॉर्मेशन और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में नॉलेज जो है वो ड्राइव करती हैं। फॉर एग्जांपल हमें ये पता हो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी तो हमें केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प होती है। और इसके साथ साथ हम बेहतर तरीके से इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी या किसी रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी। नेक्स्ट, थर्मोकेमिस्ट्री जो है इसका स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप लिमिटेड है। लिमिटेड इस वजह से है कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर कुछ ही रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो हीट इवॉल्व हो रही होती है या रिलीज़ हो रही होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हीट चेंजेस हो रही होती हैं। और ज़्यादातर रिएक्शन जो होते हैं उनके अंदर हीट चेंजेस इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसी वजह से हमारे पास जो थर्मोकेमिस्ट्री है इसका नॉलेज भी क्या है, लिमिटेड है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।